गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम फिर उपस्थित हैं चंद्रगुप्त नाटक का चतुर्थ अंक लेकर। इस नाटक का हम लोग छठा दृश्य इसमें कवर कर रहे हैं। इससे पहले का जो दृश्य है वो पिछले वीडियो में कवर हो चुका है। इस वीडियो में हम छठे दृश्य से स्टार्ट करेंगे। तो यह दृश्य जो है सिंधु नदी के तट का है। वहाँ पर झोपड़ी पर्ण कुटीर यानी झोपड़ी है, पर्ण पत्तों की कुटिया, और जहाँ पर चाणक्य और कात्यायन हैं। तो चाणक्य और कात्यायन देखे जा रहे हैं। तो चाणक्य कह रहा है कि कात्यायन ऐसा नहीं हो सकता, सो नहीं हो सकता, जो तुम कह रहे हो वो नहीं हो सकता। मैं अब मंत्रित्व तो नहीं ग्रहण कर सकता, मैं मंत्री नहीं बन सकता, ठीक है, मैं मंत्री का पद ग्रहण नहीं कर सकता। तुम यदि किसी प्रकार से मेरा रहस्य खोल दोगे तो मगध का अनिष्ट ही करोगे। तुम ये बात मत बताना किसी से कि मैं मंत्री नहीं बनूंगा। ये रहस्य अगर तुम खोल दोगे क्यों मैं नहीं बन रहा हूँ, अगर ये रहस्य खोल दोगे तो ये समझ लो मगध का किसी न किसी तरीके से तुम अहित करोगे, अनिष्ट करोगे। कात्यायन कहता है तब मैं क्या करूँ? चाणक्य, मुझे तो इस राजकाज से में पढ़ना अच्छा नहीं लगता, अच्छा मैं राजकाज से दूर ही रहना चाहता हूँ, कात्यायन कहता है। तो चाणक्य कहता है जब तक गांधार का उपद्रव है, तक्षशिला का जब तक उपद्रव चल रहा है, तब तक तुम्हें यह बाध्य होकर करना पड़ेगा, चाहे तुम्हें पसंद हो या न हो। चलो बताओ नया समाचार क्या है? तो कात्यायन कहता है कि राक्षस जो है वो सेल्यूकस की कन्या अर्थात कार्नेलिया को पढ़ाने के लिए वहीं रहता है, और यह सारा कुचक्र उसी का है। और ये जो यहाँ जो कुचक्र रचा जा रहा है वो सारा कुचक्र जो है उसी का रचा हुआ है। वह इन दोनों वाल्मीकि की ओर गया है। मैं अपना वार्तिक पूरा कर चुका, मैं अपना ग्रंथ वार्तिक जो है अब लिख चुका हूँ, पूरा हो गया है, इसलिए मगध से अवकाश लेकर आया था। इसलिए अब मैं मगध से अवकाश ले लिया हूँ, अवकाश लेकर आया था, क्योंकि जो मैं व्याकरण ग्रंथ वार्तिक लिख रहा था वो अब पूरा हो गया। तो चाणक्य कहता है कि अब मैं मगध जाना चाहता हूँ। चाणक्य कहता है कि तो अब मैं मगध जाना चाहता हूँ। यवन शिविर में अब मेरा जाना असंभव है, क्योंकि कात्यायन कहता है कि हे चाणक्य, अब मैं मगध जाना चाहता हूँ, क्योंकि यवन के शिविर में अब मेरा जाना असंभव है, अब मैं वहाँ नहीं जा सकता, इसीलिए अब मैं वापस मगध जाना चाहता हूँ। चाणक्य कहता है जितना शीघ्र हो सके मगध पहुँच जाओ, मैं सिंहरण को ठीक रखता हूँ। तुम चंद्रगुप्त को भेजो और सावधान, उसे न मालूम हो कि मैं यहाँ हूँ। तुम चंद्रगुप्त को यहाँ भेजो, उसे नहीं पता चलना चाहिए कि मैं यहाँ हूँ। अवसर पर मैं स्वयं उपस्थित हो जाऊँगा, जैसे अवसर देखूँगा मैं खुद ही उपस्थित हो जाऊँगा। और कात्यायन से और क्या बात कहता है? और कहता है कि देखो सकटार और तुम्हारे भरोसे मगध रहा है, तुम्हारे और सकटार के भरोसे ही मगध रहा है। कात्यायन, यदि सुवासिनी को भेजते तो कार्य में आशातीत सफलता होती, समझे? तो कात्यायन हंसकर कहता है यह जानकर मुझे प्रसन्नता हुई कि तुम सुवासिनी, अच्छा विष्णुगुप्त, गृहस्थ जीवन कितना सुंदर है। तो यह कह रहा है, कात्यायन हंसता है और कहता है कि अच्छा सुवासिनी और विष्णुगुप्त दोनों का गृहस्थ जीवन कितना सुंदर है, वाह। चाणक्य कहता है मूर्ख हो, अब हम तुम साथ ही ब्याह करेंगे। चाणक्य कहता है कि तुम मूर्ख हो, अब हमारा और तुम्हारा जो ब्याह होगा वो एक ही साथ होगा, साथ ही हम लोग ब्याह कर लेंगे। कात्यायन कहता है मुझे नहीं, मेरी गृहिणी तो है, मेरा तो ब्याह हो चुका है, मेरी तो गृहिणी है। चाणक्य कहता है हंसकर, एक ब्याह और सही, एक और ब्याह कर लेना, क्या दिक्कत है। अच्छा बताओ काम कहाँ तक हुआ? तो कात्यायन पत्र देता है और कहता है हाँ यह लो, यवन शिविर का विवरण है, यह यवन के शिविर का विवरण है कि कैसे वो वहाँ का क्रियाकलाप है, उसी का विवरण है। परंतु विष्णुगुप्त एक बात कहे बिना न रह सकूँगा। कात्यायन कहता है कि परंतु विष्णुगुप्त एक बात कहने की इच्छा हो रही है, इसे कहे बिना नहीं रह सकूँगा। यह यवन बाला सिर से पैर तक आर्य संस्कृति में पगी है, उसका अनिष्ट। कह रहा है कि जो यवन की बाला है अर्थात जो कार्नेलिया है, वो सिर से पैर तक लेकर के आर्य संस्कृति अर्थात भारतीय संस्कृति में पगी है, उसका अनिष्ट कैसे हो सकता है? अनिष्ट क्या है, उसका दोष क्या है? तो चाणक्य हंसकर बोलता है कात्यायन, तुम सच्चे ब्राह्मण हो, यह करुणा और सौहार्द का उद्रेक ऐसा ही हृदय में होता है, परंतु मैं निष्ठुर हृदयहीन, मुझे तो केवल अपने हाथों खड़ा किए हुए एक साम्राज्य का दृश्य देख लेना है।
मेरा हृदय बड़ा निष्ठुर है, हृदयहीन है, मैं हृदयहीन हूँ। तो कात्यायन कहता है फिर भी चाणक्य उसका सरल मुख मंडल उसे लक्ष्मी का अमंगल। अर्थात कात्यायन कहता है कि वो तो भारतीय संस्कृति में पगी है, तो फिर उसका अनिष्ट कैसे हो सकता है, उसका अनिष्ट हम लोग क्यों करें। तो चाणक्य कहता है कि मेरा हृदय निष्ठुर है, मैं ये सब नहीं देखता, मेरा हृदय करुणा में नहीं है, मैं हृदय विहीन हूँ, मैं निष्ठुर हूँ, मुझे तो बस साम्राज्य देखता है। हाँ, ये सब प्रेम और संस्कृति नहीं देखता। ठीक है, कह रहा है मुझे तो केवल राज्य सुरक्षित रखना है, तो मुझे राज्य दिखता है। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि कार्नेलिया जो है भारतीय संस्कृति में ढल चुकी है, उसको भारतीय संस्कृति बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसके पिता है, उसके जो देश है, उसका जो सैनिक हैं, उनके जो राज्य हैं, वो तो भारत को नाश पहुंचाना चाहते हैं। तो इसीलिए अब एक के लिए क्या किया जाए, माफ़ किया जाए? नहीं। यही बात चाणक्य कहता है कि कात्यायन तुम सच्चे ब्राह्मण हो, यह करुणा और सौहार्द का उद्रेक ऐसे ही हृदयों में होता है, तुम्हारे ही जैसे लोगों के हृदय में जो है करुणा का भाव जन्म लेता है, परंतु मेरे हृदय में नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो निष्ठुर हूँ, मैं हृदयहीन हूँ, मुझे तो केवल अपने हाथों खड़ा किए हुए एक साम्राज्य का दृश्य देख लेना है। कात्यायन कहता है फिर भी चाणक्य उसका सरल मुख मंडल उस लक्ष्मी का अमंगल कैसे हो सकता है, कैसे किया जाए? चाणक्य हंसकर, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? कात्यायन, तुम हंसो मत चाणक्य, तुम्हारा हंसना तुम्हारे क्रोध से भी भयानक है। प्रतिज्ञा करो कि उसका अनिष्ट न करूंगा। बोलो। कात्यायन कहता है कि हे चाणक्य, तुम प्रतिज्ञा करो कि सबका अनिष्ट करो, लेकिन उसका अनिष्ट नहीं करूंगा, ये प्रतिज्ञा करो। बोलो। तो चाणक्य कहता है कात्यायन, अलक्षेंद्र कितने विकट परिश्रम से भारतवर्ष के बाहर किया गया है, यह तुम भूल गए? अभी है कितने दिनों की बात। अब इस सेल्यूकस को क्या हुआ जो चला आया? अब इस सेल्यूकस को क्या हुआ कि जो भारत में फिर आ गया? किसी तरह खदेड़ा गया था, भगाया गया, भारत से दूर किया गया, तो फिर ये क्यों आया? तुम नहीं जानते कात्यायन? इसी सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त की रक्षा की थी। तुम नहीं जानते कात्यायन? इस सेल्यूकस ही चंद्रगुप्त की रक्षा किया था। नियति अब भी उन्हीं दोनों को एक दूसरे के विपक्ष में खड़क खींचे हुए उन्हीं दोनों को एक दूसरे के विपक्ष में खड़क खींचे हुए खड़ा रही है। कात्यायन कहता है कैसे आश्चर्य की बात है। चाणक्य कहता है परंतु इससे क्या, वह तो होकर रहेगा। जिसे मैंने स्थिर कर लिया है वो होकर रहेगा, जो मैंने सोच लिया है वो होगा। वर्तमान भारत की नियति मेरे हृदय पर जलद पटल में बिजली के समान नाच उठती है। फिर मैं क्या करूं? कात्यायन कहता है तुम निष्ठुर हो। कात्यायन कहता है चाणक्य तुम सच में निष्ठुर हो। चाणक्य कहता है अच्छा, तुम सदैव होकर एक बात कर सकोगे? बोलो। तो बोलो। कहता है चंद्रगुप्त और उस यवन बाला के परिणय में आचार्य बनोगे। तुम चंद्रगुप्त और उस यवन बाला यानी कार्नेलिया के परिणय में, विवाह में आचार्य बनोगे? चाणक्य कहता है। कात्यायन कहता है क्या कह रहे हो? यह हंसी और यह हंस रहे हो कहकर? चाणक्य कहता है यही है तुम्हारी दया की परीक्षा। जो तुम दया दिखा रहे हो उसकी परीक्षा यही है। देखे तुम क्या करते हो। क्या इसमें यवन बाला का अमंगल है? क्या इसमें यवन बाला का अमंगल है? अगर चंद्रगुप्त और यवन बाला का विवाह हो जाए तो ये क्या उसका अमंगल होगा? कात्यायन सोचता है और कहता है नहीं, अमंगल तो नहीं है, मंगल है। ये काम तो मंगल का काम है, अच्छा रहेगा, मैं इस कार्य के लिए प्रस्तुत हूँ। कात्यायन कहता है। तो चाणक्य हंसकर बोलता है तब तुम निश्चय ही एक सहृदय व्यक्ति हो। कात्यायन कहता है अच्छा, तो मैं जाता हूँ। चाणक्य कहता है हाँ जाओ, स्मरण रखना हम लोगों के जीवन में यह अंतिम संघर्ष है। याद रखना हमारे जीवन में यह अंतिम संघर्ष है। मुझे आज अंबिक से मिलना है। यह लोलूप राजा देखूं क्या करता है। अंबिक जो तक्षशिला का राजा है, लोलूप है, लालची है, धूर्त है, लालच में फंस जाता है। तो वही कह रहे हैं कि ये लोलूप राजा देखूं क्या करता है। कात्यायन का प्रस्थान हो जाता है और एक चर का प्रवेश होता है। चर कहता है महात्मा की जय हो। तो चाणक्य कहता है इस समय जय की बड़ी आवश्यकता है। चाणक्य कहता है इस समय जय की ही बड़ी आवश्यकता है। अंबिक को यदि जय कर सका
तो सर्वत्र जय है। बोलो आम्बिक ने क्या कहा है? क्षर बोलता है वे स्वयं आ रहे हैं चाणक्य, आने दो, तुम जाओ। क्षर का प्रस्थान होता है, आम्बिक का प्रवेश होता है। तो आम्बिक बोलता है प्रणाम ब्राह्मण देवता। चाणक्य बोलता है कल्याण हो राजन, तुम्हें भय तो नहीं लगता? मैं एक दुर्नाम मनुष्य हूँ। आम्बिक बोलता है नहीं आर्य, आप कैसी बात कहते हैं? चाणक्य कहता है तो ठीक है, इसी तक्षशिला के मठ में एक दिन मैंने कहा था, सो कैसे होगा अविश्वासी क्षत्रिय? तभी तो मलेच्छ लोग साम्राज्य बना रहे हैं और आर्य जाति पतन के कगार पर खड़ी एक धक्के की राह देख रही है। इसीलिए तो आर्य जाति जो है पतन की ओर जा रही है। आम्बिक बोलता स्मरण है, मुझे याद है। चाणक्य कहता है तुम्हारी भूल ने कितना कुत्सित दृश्य दिखाया, इसे भी संभवतः तुम न भूले होगे। तुमने जो भूल की थी उस भूल ने इस भारतवर्ष को, इस आर्य जाति के लोगों को कितना कैसा कुत्सित दृश्य दिखा दिया, ये तो तुम संभवतः भूले नहीं होगे। आम्बिक बोलता है हाँ भूले तो नहीं हैं। चाणक्य बोलता है तुम जानते हो कि चंद्रगुप्त ने दक्षिणापथ की स्वर्णागिरी से पंचनद तक, सौराष्ट्र से बंग तक एक महान साम्राज्य स्थापित किया है। यह साम्राज्य मगध का नहीं है, यह आर्य साम्राज्य है। यह केवल मगध का साम्राज्य नहीं है, ये पूरा आर्य समाज है, साम्राज्य है। उत्तरापथ के सब प्रमुख गणतंत्र मालव, क्षुद्रक और योद्धेय आदि सिंहरण के नेतृत्व में इसी साम्राज्य के अंग है। केवल तुम ही इससे अलग हो, केवल तुम ही अलग हो, बाकी सारे राजा जो है एकजुट हो चुके हैं। सभी को जो है चंद्रगुप्त मिला चुका है अपने में। इस द्वितीय यवन आक्रमण से तुम भारत के द्वार की रक्षा कर लोगे या पहले ही के सामने उत्कोच लेकर द्वार खोलकर सब झंझटों से अलग हो जाना चाहते हो? कहता है कि क्या तुम आक्रमण करके यवनों का सामना कर सकोगे या तुम उनसे मिल जाओगे जैसे पहले मिल गए थे? आम्बिक बोलता है आर्य वही त्रुटि बार बार न होगी। तो आम्बिक कहता है कि आर्य एक बार जो गलती हो गई वह गलती बार बार नहीं होगी। चाणक्य कहता है तब साम्राज्य झेलम तट की रक्षा करेगा? तो क्या साम्राज्य झेलम तट की रक्षा करेगा? सिंधु घाटी का भार तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया जाए, कर लोगे? आम्बिक कहता है अकेले मैं यवनों का आक्रमण रोकने में असमर्थ हूँ। कह रहा है कि अकेले मैं यवनों का आक्रमण रोकने में असमर्थ हूँ। चाणक्य कहता है फिर उपाय क्या है? तो नेपथ्य से जयघोष होता है। आम्बिक चकित होकर देखने लगता है। तो चाणक्य बोलता है क्या है, सुन रहे हो? आम्बिक समझ में नहीं आया नेपथ्य की ओर देखकर। वह एक स्त्री आगे आगे कुछ गाती हुई आ रही है और उसके साथ बड़ी सी भीड़ है। कोलाहल समीप होता है, कोलाहल समीप होने लगता है। चाणक्य बोलता है आओ हम लोग हट कर देखें। दोनों अलग अलग छिप जाते हैं। आर्य पताका लिए अलका गाते हुए भीड़ के साथ प्रवेश करती है। अलका जो है आर्यों का, भारत देश का जो है यानी आर्य जाति का पताका झंडा लिए हुए गाते हुए आती है और उसके साथ भीड़ भी आती है। अलका बोलती है तक्षशिला के वीर नागरिकों, कि हे तक्षशिला के वीर नागरिकों, एक बार अभी अभी सम्राट चंद्रगुप्त ने इसका उद्धार किया था। आर्यवर्त प्यारा देश ग्रीकों के विजय लालसा से पुनः पद्दलित होने जा रहा है। और एक बार जो है चंद्रगुप्त ने इसका उद्धार किया था और आर्यवर्त का, और आर्यवर्त जो है हमारा प्यारा देश है और ये जो है ग्रीकों की विजय लालसा से एक बार फिर जो है पद्दलित होने जा रहा है। तब तुम्हारा शासक तटस्थ रहने का ढोंग करके पुण्य भूमि को स्वतंत्रता की श्रृंखला पहनाने का दृश्य राजमहल के झरोखे से देखेगा और तुम्हारा राजा जो है यह पद्दलित होने वाला जो दृश्य है यह अपने राजमहल के झरोखे से देखेगा कि कैसे यवन जो है इस राज्य पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। राजा कायर है, तुम्हारा राजा कायर है। वो जो है अलका जो है आम्बिक को कहती है कि आम्बिक के लिए कहती है जनता से, नागरिकों से, कि जो तुम्हारा राजा आम्बिक है वो कायर है और तुम लोग सोचो तुम लोग क्या हो। तो नागरिक बोलता है कि हम लोग उसका परिणाम देख चुके हैं माँ, हम लोग प्रस्तुत हैं। वो कहता है कि हम लोग उसका परिणाम देख चुके हैं, पिछली बार जो हुआ, इस बार हम लोग प्रस्तुत हैं। अलका कहती है यही तो, और सभी लोग मिल कर के गाना गाते हैं। अलका गाती है कि अलका केवल नहीं गाती है, सभी लोग मिल कर के गाते हैं, सामूहिक स्वर में गायन होता है
कि हिमाद्रि तुंग मृग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमृत्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मात्र भूमि के रुको न सूर साहसी। आरती सैन्य सिंधु में सुवाडाग्नि से जलो, प्रवीर हो जय बनो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। और ऐसे कहते हुए इस गाना को गाते हुए सब चले जाते हैं। आम्भिक कहता है यह अलका है, तक्षशिला में उत्तेजना फैलाती हुई यह अलका है। आम्भिक कहता है कि यह तो अलका है और तक्षशिला के लोगों में उत्तेजना फैला रही है, लड़ने के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार कर रही है लोगों को, यह तो अलका है। चाणक्य कहता है हाँ आम्भिक, तुम उसे बंदी बनाओ, मुंह बंद करो उसका। आम्भिक कुछ सोचकर असंभव, कहता है असंभव, मैं भी साम्राज्य में सम्मिलित होऊंगा। कह रहा है मैं ही साम्राज्य में सम्मिलित होऊंगा, अब इसे बंदी नहीं बनाऊंगा। पिछली बार उसको बंदी बना लिया गया था, तो कहता है इस बार बंदी नहीं बनाऊंगा, मैं भी इसमें शामिल होऊंगा। चाणक्य कहता है यह मैं कैसे कहूँ, मेरी लक्ष्मी अलका ने आर्य गौरव के लिए क्या क्या कष्ट नहीं उठाए हैं। वह भी तो इसी वंश की बालिका है, फिर तुम तो पुरुष हो, तुम ही सोच कर देखो, वो तुम्हारी बहन है, वो भी तो तुम्हारे ही वंश की है, और वो देखो इस देश के लिए, इस आर्य के लिए क्या क्या कष्ट नहीं सहा, और एक तुम हो, तुम तो पुरुष हो, तुम खुद सोच कर देखो तुमने क्या किया। आम्बिक कहता है व्यर्थ का अभिमान अब मुझे देश के कल्याण में बाधक न सिद्ध कर सकेगा। वो व्यर्थ का मेरा घमंड था, अभिमान था, और वह मुझे देश के कल्याण के लिए अब बाधक नहीं बनेगा। आर्य चाणक्य, मैं आर्य साम्राज्य के बाहर नहीं हूँ, मैं भी इसी आर्य साम्राज्य का हूँ, इसलिए इसकी रक्षा के लिए मैं भी तैयार हूँ। चाणक्य कहता है तब तक्षशिला दुर्ग पर मगध सेना अधिकार करेगी, यह तुम सहन करोगे। चाणक्य कहता है तब जो है तुम्हारे तक्षशिला राज्य पर, तक्षशिला के दुर्ग पर मगध सेना अधिकार करेगी, यह तुम सहन करोगे। आम्बिक सिर नीचा करके विचारता है। चाणक्य कहता है छत्री कह देना और बात है करना। कह रहा है कि छत्री कह देना और बात है, और करना और ही बात है। जब आम्बिक जो है इस पर सिर नीचे कर लेता है, तो चाणक्य कहता है कि अपने आप को छत्री कह देना और बात है, और उसे पूरा करना यानी उसे करना और बात है, यानी अलग ही बात है, दोनों अलग अलग बातें हैं। कहना और यानी कथनी और करनी में अंतर है। आम्बिक आवेश में आकर बोलता है हार चुका ही हूँ। आम्बिक आवेश में आ जाता है थोड़ा सा, और कहता है कि हार ही जब चुका हूँ तो पराधीन हो ही चुका हूँ। जब हार चुका ही हूँ, पराधीन हो ही चुका हूँ, अब स्वदेश के अधीन होने में उससे अधिक कलंक तो मुझे लगेगा नहीं। आर्य चाणक्य कहता है कि जब मैं एक बार हार ही चुका हूँ, पराधीन हो चुका हूँ, दूसरे के अधीन हो चुका हूँ, तो अब अगर अपने स्वदेश, अपने देश के अधीन अगर हो जाता हूँ, मेरे ही देश पर अधिकार अगर मगध कर लेता है, चंद्रगुप्त का अधिकार हो जाता है, उसके अंदर में हो जाता है यह भी राज तक्षशिला, तो मुझे इससे अधिक कलंक क्या हो सकता है कि पहले जो कलंक लगा है उससे बड़ा कलंक थोड़ा ना है ये। ठीक है, कोई बात नहीं, मगध इस पर आक्रमण करे, अरे अधिकार में ले ले मेरे राज्य को, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो चाणक्य कहता है तो इस गांधार और पंचनंद का शासन सूत्र होगा अलका के हाथ में, तो यह जान लो। चाणक्य यह भी बात कहता है कि तो यह जान लो कि ये जो तक्षशिला का राजा तुम नहीं रहोगे, गांधार और पंचनद ये दोनों का शासन जो है अलका के हाथ में होगा, और तक्षशिला होगी उसकी राजधानी, और उसकी राजधानी जो है तक्षशिला ही होगी। बोलो स्वीकार है? तुम्हारे हाथ में उसका शासन नहीं दिया जाएगा, जो अलका कहेगी वही होगा, अर्थात उसी का शासन होगा। आम्बिक कहता है अलका? चाणक्य कहता है हाँ अलका और सिंहरण इस महाप्रदेश के शासक होंगे, और जो सिंहरण होगा इस महाप्रदेश का शासक होगा। शासक जो है सिंहरण बनेगा, और अलका जो है उसके शासन सूत्र होगी, उसकी वैल्यू होगी, उसका कहना ही, उसके कहने के अनुसार ही शासन किया जाएगा, तुम्हारे से नहीं।
तुम्हें यह शासन छोड़ना होगा, त्यागना होगा। आम्बिक कहता है सब स्वीकार है ब्राह्मण, मुझे सब कुछ स्वीकार है। मैं केवल एक बार यवनों के सम्मुख अपना कलंक धोने का अवसर चाहता हूँ। मुझे सब कुछ मंजूर है। मैं एक बार यवनों के सामने अपना ये जो मुझ पर जो कलंक लगाया गया है कि मैं यवनों से मिल गया था और मिल करके जो है अपने ही राज्य का विनाश कराया था, ये जो मुझ पर कलंक लगा है, मैं इस कलंक को धोना चाहता हूँ। इसके लिए अगर मुझे अपना राज्य भी त्यागना है तो मैं त्याग दूंगा। रण क्षेत्र में एक सैनिक होना चाहता हूँ। मुझे तो बस एक बार रण क्षेत्र में युद्ध के मैदान में मैं सैनिक भी बनना चाहूँगा, सैनिक ही बन जाऊँगा तो भी काफ़ी है। तो वही कह रहा है कि रण क्षेत्र में एक सैनिक होना चाहता हूँ, राजा होने की जरूरत नहीं है और कुछ नहीं। चाणक्य कहता है तुम्हारा अभिष्ट पूर्ण हो, अब तुम्हारा अभिष्ट जो इच्छा है वो पूरा होगा। और संकेत करता है सिंहरण और अलका का प्रवेश होता है। अलका कहती है भाई आम्बिक। आम्बिक कहता है बहन अलका तू छोटी है पर मेरी श्रद्धा का आधार है। आम्बिक कहता है कि बहन अलका तू छोटी तो है, मुझसे छोटी है, पर मेरी श्रद्धा का आधार है। मैं भूल करता था बहन, तहसीला के लिए अलका पर्याप्त है। करे कि मैं भूल करता था बहन, तहसीला के लिए अलका ही पर्याप्त है, आम्बिक की आवश्यकता न थी। तहसीला के लिए आम्बिक की आवश्यकता न थी। अलका कहती है भाई क्या कहते हो, ये क्या कह रहे हो। आम्बिक कहता है मैं देशद्रोही हूँ। आम्बिक कहता है कि नहीं बहन, मैं देशद्रोही हूँ, नीच हूँ, अधम हूँ। तूने गांधार के राजवंश का मुख उज्जवल किया है। तूने ही गांधार के राजवंश का मुख जो है उज्जवल किया है। राज्यासन के योग्य तू ही है। राज्य के आसन पर बैठने योग्य तू ही है, मैं नहीं। मैंने तो इसका सिर नीचा कर दिया, इस राज्य का, तहसीला का। अलका कहती है भाई अब भी तुम्हारा भ्रम नहीं गया। अलका कहती है भाई अब भी तुम्हारा भ्रम नहीं गया, राज्य किसी का नहीं है। अलका कहती है कि राज्य किसी का नहीं है, सुशासन का है। जन्मभूमि के भक्तों में आज जागरण है, देखते नहीं प्राच्य में सूर्योदय हुआ है। स्वयं सम्राट चंद्रगुप्त तक इस महान आर्य साम्राज्य के सेवक हैं, तुम नहीं देखते। स्वयं सम्राट चंद्रगुप्त भी इस महान आर्य साम्राज्य का केवल सेवक हैं, राजा वो भी नहीं है। स्वतंत्रता के युद्ध में सैनिक और सेनापति का भेद नहीं है। कह रहे हैं कि ये स्वतंत्रता की लड़ाई है और इस लड़ाई में कौन सैनिक है कौन सेनापति, इसमें कोई भेद नहीं है। जिसकी खड़ग जिसकी तलवार प्रभा चमकेगी, जिसकी खड़ग प्रभा में विजय का आलोक चमकेगा, वही बिरड़े है, वही बिरड़े है, उसकी पूजा होगी। भाई तहसीला मेरी नहीं है और तुम्हारी भी नहीं है। तहसीला तो आर्यवर्त का एक भूभाग है, वह आर्यवर्त की होकर ही रहे। इसके लिए मर मिटो तुम, फिर उसके कणों में तुम्हारा ही नाम अंकित होगा। मेरे पिता स्वर्ग में इंद्र से प्रतिस्पर्धा करेंगे और जब ऐसा तुम कर दोगे तो हमारे पिता जो है स्वर्ग में जाकर इंद्र से प्रतिस्पर्धा करेंगे। वहाँ की अप्सराएं विजयमाला लेकर खड़ी होंगी और सूर्यमंडल मार्ग बनेगा और उज्जवल आलोक से मंडित होकर गांधार राजकुल अमर हो जाएगा। चाणक्य बोलता है साधु अलकेश साधु, धन्यवाद अलके, धन्यवाद, बहुत अच्छी बात कही तूने। कौन बोलता है? चाणक्य। आम्बिक खड़क खींच लेता है और खड़क की शपथ मैं कर्तव्य से च्युत नहीं होऊंगा। कहता है कि आम्बिक जो है अपनी तलवार खींच लेता है और उस तलवार की शपथ लेते हुए कहता है कि मैं अपने कर्तव्य से चूकूंगा नहीं, जो मेरा कर्तव्य है मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। सिंहरण उसे आलिंगन करता है। सिंहरण उसे गले लगाते हुए कहता है मित्र आम्बिक, मनुष्य साधारण धर्मा पशु है, विचारशील होने से मनुष्य होता है। कह रहा है कि सिंहरण कहता है आम्बिक से कि हे मित्र, मनुष्य तो साधारण धर्मा एक पशु है, जब वो विचारशील हो जाता है तो विचारशील होने से ही मनुष्य हो जाता है और निस्वार्थ कर्म करने से वह देवता भी हो जाता है, और जब बिना स्वार्थ का जब कार्य करने लगता है तब वो देवता भी बन जाता है। आम्बिक का प्रस्थान होता है, आम्बिक चला जाता है और सिंहरण बोलता है, अब आम्बिक चला जाता है, सिंहरण बोलता है अलका से कि अलका, सम्राट किस मानसिक वेदना में दिन बिताते होंगे। कह रहा है सिंहरण कहता है अलका से कि हे अलके, ये जो सम्राट जो राजा बनते हैं वो किस मानसिक वेदना में अपना दिन बिताते होंगे। अलका कहती है वे वीर हैं मालव,
उन्हें विश्वास है कि मेरा कुछ कार्य है। उसकी साधना के लिए प्रकृति, अदृष्ट, दैव और ईश्वर कुछ न कुछ अवलंबन जुटा ही देगा। सहायक चाहे आर्य चाणक्य हों या फिर मालव। सिंहरण कहता है, अलका उस प्रचंड पराक्रम को मैं जानता हूं, परंतु मैं यह भी जानता हूं कि सम्राट मनुष्य है। अपने से बार बार सहायता करने के लिए कहने में मानव स्वभाव विद्रोह करने लगता है। यह सौहार्द और विश्वास का सुंदर अभिमान है। उस समय मन चाहे अभिनय करता हो संघर्ष से बचने का, किंतु जीवन अपना संग्राम अंध होकर लड़ता है। कहता है, अपने को बचाऊंगा नहीं, जो मेरे मित्र हों आवें और अपना प्राण दे। ठीक है, कह रहा है कि मैं अपने को बचाऊंगा नहीं, जो मेरे मित्र हो वो आवें और अपना प्राण दे। और फिर सिंहरण और अलका दोनों का प्रस्थान हो जाता है और सुहासिनी का जो है प्रवेश होता है। चाणक्य बोलता है, सुहासिनी तुम यहाँ कैसे आ गई? सुहासिनी बोलती है, सम्राट को अभी तक का पता नहीं। पिताजी ने इसीलिए मुझे भेजा है। उन्होंने कहा, जिस खेल का आरंभ किया है उसका पूर्ण और सफल अंत करना चाहिए, इसलिए मैं आई हूँ। चाणक्य बोलता है, क्या करें सुहासिनी, तुम राक्षस के साथ सुखी जीवन बिताओगी? चाणक्य बोलता है कि क्यों करें सुहासिनी, तुम क्या तुम राक्षस के साथ अपना सुखी जीवन बिताओगी? यदि इतनी भी मुझे आशा होती, वह तो यवन सेनानी है, वह तो अब यवन और जाके मिल गया है, यवनों की सेना हो गया है, और तुम मगध की मंत्री कन्या, और तुम मगध की मंत्री की पुत्री हो, क्या उससे प्रणय कर सकोगी? क्या तुम उससे विवाह कर सकोगी? क्योंकि राक्षस अब यवनों से मिल गया है, तो यवनों की सेना हो गया है, और तुम जो है मगध राज की एक मंत्री की कन्या हो, पुत्री हो, तो क्या तुम उससे प्रणय कर सकोगी? सुहासिनी बोलती है निश्वास लेकर, राक्षस से नहीं, असंभव, नहीं कर सकती उससे। चाणक्य तुम इतने निर्दय हो? चाणक्य हंसकर, सुहासिनी वह स्वप्न टूट गया। इस विजन बालू का सिंधु में सुधा की लहर दौड़ पड़ी थी, किंतु तुम्हारे एक भ्रूभंग ने उसे लौटा दिया। मैं कंगाल हूँ। फिर ठहर जाता है, फिर उसके बाद ठहर कर थोड़ा सा रुक कर फिर बोलता है, सुहासिनी मैं तुम्हें दंड दूंगा। चाणक्य की नीति में अपराधों के दंड से कोई मुक्त नहीं हुआ है, तुम्हें मैं दंड दूंगा। चाणक्य की नीति में जो अपराध करता है वो दंड से कोई मुक्त नहीं हुआ, उसे दंड मिला ही है। सुहासिनी कहती है, क्षमा करो विष्णुगुप्त। चाणक्य कहता है, असंभव है, तुम्हें राक्षस से ब्याह करना ही होगा, इसी में हमारा, तुम्हारा और मगध का कल्याण है, तुम्हें राक्षस से ब्याह करना ही होगा। सुहासिनी कहती है, निष्ठुर निर्दय, तुम ऐसा सोचे कैसे? चाणक्य बोलता है हंसकर, तुम्हें अभिनय भी करना पड़ेगा, तुम्हें अभिनय करना पड़ेगा, उसमें समस्त संचित कौशल का प्रदर्शन करना होगा। सुहासिनी तुम्हें बंदनी बनकर ग्रीक शिविर में राक्षस और राजकुमारी के पास पहुंचना होगा। तुम्हें ग्रीक शिविर में, यवनों के शिविर में राक्षस और राजकुमारी के पास पहुंचना है। राक्षस को देशभक्त बनाने के लिए और राजकुमारी को पूर्व स्मृति में आहुति देने के लिए। कह रही है कि तुम्हें वहां क्यों जाना है, यवनों के शिविर में तुम्हें मैं क्यों भेज रहा हूं, ताकि तुम वहां जा करके राक्षस को जो है देशभक्त बनाओ। ठीक है, देशभक्त बनाओ, और वहां की जो राजकुमारी है कार्नेलिया, उसको, उसकी जो है पुरानी स्मृति को ताजा करो, पुरानी स्मृति को वहां जाकर के ताजा करो कि कार्नेलिया चंद्रगुप्त से परिणीता होकर सुखी हो सकेगी कि नहीं, इनकी परीक्षा करनी होगी। तुम जाओ और उसकी पुरानी यादों को ताजा करो कि क्या वो चंद्रगुप्त से विवाह करके सुखी हो सकेगी कि नहीं, इस बात का पता लगाओ कि वो करना चाहती है विवाह कि नहीं। सुहासिनी सिर पकड़कर बैठ जाती है, और सुहासिनी जो है अब इस बात पर अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है। चाणक्य उसके सिर पर हाथ रखकर, सुहासिनी तुम्हारा प्रणय स्त्री और पुरुष के रूप में केवल राक्षस से अंकुरित हुआ है, और शैशव का वह सब केवल हृदय की स्निग्धता थी। आज किसी कारण से राक्षस का प्रणय द्वेष में बदल रहा है, आज किसी कारण से राक्षस का प्रणय जो है अब द्वेष में बदल रहा है, परंतु काल पाकर वह अंकुर
हरा भरा और सफल हो सकता है, परंतु वो समय पाकर फिर से हरा भरा हो सकता है। कोई बात नहीं है, तुम राक्षस को जो है देशभक्त बनाओ। चाणक्य हो सकता है, चाणक्य यह नहीं मानता कि कुछ असंभव है। चाणक्य कहता है कि चाणक्य यह कभी नहीं मानता कि यहाँ कुछ भी असंभव है। तुम राक्षस से प्रेम करके सुखी हो सकती हो। तुम राक्षस से प्रेम करो, उससे प्रेम करके तुम सुखी हो सकती हो। क्रमशः उस प्रेम का सच्चा विकास हो सकता है और मैं अभ्यास करके तुमसे उदासीन हो सकता हूँ। मैं कोशिश करूँगा और कोशिश करके मैं तुमसे अलग हो सकता हूँ। यही मेरे लिए अच्छा होगा, मेरे लिए यही अच्छा होगा। मानव हृदय में यह भाव सृष्टि तो हुआ ही करता है। कह रहे मानव के हृदय में ऐसे भाव तो जन्म लेते ही रहते हैं। यही हृदय का रहस्य है, हृदय का यही रहस्य है। तब हम लोग जिस सृष्टि में स्वतंत्र हों उसमें परवशता क्यों माने। मैं क्रूर हूँ केवल वर्तमान के लिए, भविष्य के सुख और शांति के लिए, मैं परिणाम के लिए नहीं। श्रेय के लिए मनुष्य को सब त्याग करना चाहिए। सुवासिनी जाओ जाओ। अर्थात सुवासिनी जो है अब चाणक्य से सोचती है परिणय करना, विवाह करना, लेकिन चाणक्य कहता है कि तुम राक्षस से विवाह करो। राक्षस जो है यवनों से मिल गया है, तुम वहाँ जाओ यौन शिविर में और वहाँ जाकर के जो है राक्षस के अंदर देशभक्ति जगाओ ताकि वो अपने देश में आ जाए। ठीक है। और वहाँ पर कार्नेलिया है, कार्नेलिया चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। उसकी जो पुरानी यादें हैं उसको तुम ताज़ा करो और उसकी ये जानने की कोशिश करो कि क्या वो चंद्रगुप्त से प्रेम करती है, विवाह करना चाहती है या नहीं। ठीक है। और चंद्रगुप्त कहता है कि तुम उस राक्षस से विवाह करके सुखी रहोगी, मुझे भूल जाओ। मैं भी कोशिश करूँगा उदासीन रहने की। अब आगे सुहासिनी कहती है दीनता से, दीनता मतलब बड़े गरीब भाव से चाणक्य का मुंह देखती हुई कहती है, तो विष्णुगुप्त तुम इतना बड़ा त्याग करोगे? अपने हाथों बनाया हुआ इतने बड़े साम्राज्य का शासन हृदय की आकांक्षा के साथ अपने प्रतिद्वंदी को सौंप दोगे? और सो भी मेरे लिए, और वो भी मेरे लिए? इतना बड़ा त्याग? चाणक्य घबराकर, मैं बड़ा विलंब कर रहा हूँ सुहासिनी। आर्य दंडायन के आश्रम में पहुँचने के लिए मैं पथ भूल गया हूँ। मेघ के समान मुक्त वर्षा सा जीवन, दान सूर्य के समान आबाद आलोक विकीर्ण करना, सागर के समान कामना नदियों को पचाते हुए सीमा के बाहर न जाना, यही तो ब्राह्मण का आदर्श है। मुझे चंद्रगुप्त को मेघ मुक्त चंद्र देखकर इस रंगमंच से हट जाना है। कह रहा मुझे चंद्रगुप्त को मेघ मुक्त देखना है। मेघों से घिरा हुआ था, जैसे चंद्रमा को चारों ओर से बादल घेरे रहते हैं, तो कह रहा कि वो बादल को हटा देना है, केवल चंद्रमा दिखाई दे। तो चंद्रगुप्त को मैं मेघ मुक्त कर देखना चाहता हूँ और उसके देखने के बाद ही मैं इस रंगमंच से हट जाना चाहता हूँ। सुहासिनी कहती है, महापुरुष, आप महापुरुष हैं, मैं नमस्कार करती हूँ आपको। विष्णुगुप्त, तुम्हारी बहन तुमसे आशीर्वाद की भिखारिन है। अब अपने आप को बहन कहती है, कहती है कि मैं तुम्हारी बहन, तुमसे आशीर्वाद की भीख मांग रही हूँ, और चरण पकड़ लेती है। चाणक्य कहता है, सुखी रह। सजल नेत्र से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए और चला जाता है। यहाँ से 7वां दृश्य स्टार्ट होता है। 7वां दृश्य जो है कपिसा में अलेक्जेंड्रिया का राज मंदिर है, यानी यवनों का जो है एक राज मंदिर है। उस मंदिर में जो है कार्नेलिया और उसकी सखी का प्रवेश होता है, वही दृश्य है। कार्नेलिया बोलती है, बहुत दिन हुए देखा था, बहुत दिन हो गए इसे देखा था। वही भारत बरवा, वही निर्मल ज्योति का देश, पवित्र भूमि अब हत्या और लूट से विभत्स बनाई जाएगी। ग्रीक सैनिक इस सस्या मला पृथ्वी को रक्त रंजित बनाएंगे। पिता अपने साम्राज्य से संतुष्ट नहीं हैं, आशा उन्हें दौड़ाएगी। पिशाची की छलना में पड़कर लाखों प्राणियों का नाश होगा। और सुना है यह युद्ध होगा चंद्रगुप्त से, और सुना है कि यह युद्ध जो है अब चंद्रगुप्त से होगा।
कार्नेलिया कहती है कि पिता जो है पिता की इच्छा है इस देश को जीतना, और जीतने के लिए जो है लूट मार होगा, और वो भी चंद्रगुप्त से होगा। हजारों लाखों सैनिक यहाँ मारे जाएंगे। चूँकि इस कार्य से कार्नेलिया थोड़ी दुखी है, इसीलिए कह रही है। सखी बोलती है उसकी कि सम्राट तो आज अस्कंदवार में जाने वाले हैं, और तभी राक्षस का प्रवेश हो जाता है, राक्षस आ जाता है। और राक्षस बोलता है आयुष्मती, कार्नेलियस कहता है कि आयुष्मती मैं आ गया। कार्नेलिया कहती है नमस्कार, तुम्हारे देश में तो सुना है कि ब्राह्मण जाति बड़ी तपस्वी और त्यागी हैं। मैंने सुना है कि तुम्हारे देश में ब्राह्मण जात के लोग जो है बड़ी तपस्वी और त्यागी होते हैं। राक्षस बोलता है हाँ कल्याणी, हाँ कल्याणी, चूंकि कल्याणी नहीं कार्नेलिया कहना था। हाँ कार्नेलिया, वह मेरे पूर्वजों का गौरव है, किंतु हम लोग तो बौद्ध हैं। कार्नेलिया कहती, और तुम उसके ध्वंसावशेष हो। मेरे यहाँ ऐसे ही लोगों को देशद्रोही कहते हैं। तुम्हारे यहाँ इसे क्या कहते हैं? कह रहे हैं कि और तुम जो है उस राज्य का ध्वंस करने के लिए कर रहे हो, और तुम्हारे जैसे ही लोगों को देशद्रोही कहते हैं। तुम्हारे यहाँ इसे क्या कहते हैं? तुम्हारे यहाँ इसे क्या कहते हैं? मेरे यहाँ तो ऐसे लोगों को देशद्रोही कहा जाता है। तो राक्षस कहता है राजकुमारी, मैं कृतज्ञ नहीं, मेरे देश में कृतज्ञता पुरुषत्व का चिन्ह है, जिसके अन्न से जीवन निर्वाह होता है उसका कल्याण। कार्नेलिया कहती है कृतज्ञता पास है मनुष्य की दुर्बलता के फंदे उसे और भी दृढ़ करते हैं, परंतु जिस देश ने तुम्हारा पालन पोषण करके पूर्व उपकार का बोझ तुम्हारे ऊपर जो डाल दिया है उसे तुम विस्मृत करके भूल करके क्या तुम कृतज्ञ नहीं हो रहे हो? क्या तुम उसके एहसान को ठुकरा नहीं रहे हो? सुकरात का तर्क तुमने पढ़ा है? तुमने पढ़ा है सुकरात का तर्क कि जिस देश में तुम पले बढ़े उस देश के लिए मर मिटो होना चाहिए, और तुम यहाँ आ गए, यौनों से मिल गए, तो क्या तुम अपने देश के साथ कृतज्ञ नहीं हो रहे हो? राक्षस बोलता है तर्क और राजनीति में भेद है। कह रहा कि वो तर्क और राजनीति दोनों में भेद है। मैं प्रतिशोध चाहता हूँ, मैं प्रतिशोध चाहता हूँ राजकुमारी, कर्णिक ने कहा है। कार्नेलिया, क्या कहा है? कि सर्वनाश कर दो, यही कहा है कर्णिक ने? यदि ऐसा है तो मैं तुम्हारी राजनीति नहीं पढ़ना चाहती। अगर ऐसा है तो मैं तुमसे शिक्षा लेना नहीं चाहती, तुम्हारी राजनीति मैं पढ़ना नहीं चाहती। राक्षस, पाठ थोड़ा अवशिष्ट है, पाठ जो ये मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ थोड़ा अवशिष्ट है, थोड़ा बेकार लगता है, उसे भी समाप्त कर लीजिए। अब थोड़ा ही बचा है, उसे भी समाप्त कर लीजिए, आपके पिता की आज्ञा है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। कार्नेलिया, मैं तुम्हारे उष्णा और कर्णिक से उब गई हूँ। मैं तुम्हारे जो विचारक हैं उष्णा और कर्णिक, इनके जो विचार हैं, इनके जो तर्क है, वो तुम सुनाते जाते हो, उनसे मैं अब उब चुकी हूँ, अब मुझे नहीं पढ़ना। राक्षस चला जाता है। कार्नेलिया बोलती है एलिस उसकी सखी है कार्नेलिया की। तो कार्नेलिया कहती है एलिस, इन दिनों जो ब्राह्मण मुझे रामायण पढ़ाता था, करिए कि उन दिनों जब मैं पहली बार आई थी उस समय जो ब्राह्मण मुझे रामायण पढ़ाता था वह कहाँ गया? उसे व्याकरण पर अपनी नई टिप्पणी प्रस्तुत की है। उसने जो है व्याकरण पर अपनी एक नई टिप्पणी प्रस्तुत की है। वह कितना सरल और विद्वान है। एलिस, वह चला गया राजकुमारी, वो तो चला गया। कार्नेलिया, बड़ा ही निर्लोभी सच्चा ब्राह्मण था, बिना लोभ का था, कोई लोभ लालच नहीं था, सच्चा ब्राह्मण था। तब सेल्यूकस का प्रवेश होता है, यानी सेल्यूकस कार्नेलिया के पिता आ जाते हैं। और तो कार्नेलिया बोलती है अरे पिताजी। सेल्यूकस बोलता है हाँ बेटी, अब तुमने अध्ययन बंद कर दिया है क्या? तुमने शिक्षा लेना बंद कर दिया? ऐसा क्यों किया? अभी वह राक्षस मुझसे कह रहा था कि तुमने पढ़ाई से मना कर दिया। कार्नेलिया कहती है पिताजी, उसे देश ने उसका नाम कुछ समझकर ही रखा है। कार्नेलिया कहती है कि पिताजी, उसका नाम उसके देश ने कुछ सोचकर ही रखा है। राक्षस, वो राक्षस सच में है, मैं उससे डरती हूँ, मैं तो उससे डरती हूँ, और उसका देश सोच समझ के ही उसका नाम राक्षस रखा है। सेल्यूकस बोलता है बड़ा विद्वान है बेटी वह, मैं उसे भारतीय प्रदेश का क्षत्रप बनाऊंगा, मैं उसे भारतीय प्रदेश का क्षत्रप बनाऊंगा। कार्नेलिया कहती पिताजी, वह पाप की मलिन छाया है कि हे पिताजी, वह पाप की मलिन छाया है,
उसकी भावों में कितना अंधकार है, आप देखते नहीं, उससे अलग रहिए, विश्राम लीजिए, विजयों की प्रवंचना में अपने को न हारिए। महत्वाकांक्षा के दाव पर मनुष्यता सदैव हारी है, डिमास्थनीज ने ऐसा कहा था। तबले सेलूकस जो है बीच में ही रोक देता है और कहता है मुझे दार्शनिकों से तो एकदम विरक्ति हो गई है, उनकी कोई बात मुझे अच्छी लगती नहीं है, मैं उनसे दूर रहना चाहता हूँ। क्या ही अच्छा होता कि ग्रीस में दार्शनिक एकदम उत्पन्न ही न हुए होते, केवल योद्धा होते, केवल योद्धा उत्पन्न होते, तो आज ये दार्शनिक वाला पाठ हमको नहीं पढ़ना होता, न सुनना होता। कार्नेलिया कहती है कि सो तो होता ही है, मेरे पिता किससे कम वीर हैं। अरे कि सो तो होता ही है, वीर तो पैदा ही होते ही हैं, मेरे पिताजी किसी से कम है क्या। मेरे विजेता पिता, मैं भूल करती हूँ, क्षमा कीजिए। सेलूकस, यही तो मेरी बेटी है, ग्रीक रक्त वीरता के परमाणु से संगठित है। तुम चलोगी युद्ध देखने, सिंधु तट के अस्कांदवार में रहना। कार्नेलिया कहती चलूंगी। सेलूकस कहता अच्छा तो प्रस्तुत रहना, आम्बिक तक्षशिला का राजा इस युद्ध में तटस्थ रहेगा। कह रहा है कि आम्बिक जो तक्षशिला का राजा है वो इस युद्ध में अब शामिल नहीं है, वो तटस्थ रहेगा। आज उसका पत्र आया है और राक्षस कहता था कि चाणक्य चंद्रगुप्त का मंत्री है। राक्षस कहता है कि जो चाणक्य है वो अब चंद्रगुप्त का मंत्री है, उससे क्रुद्ध होकर कहीं चला गया है और वो चंद्रगुप्त से अब गुस्सा होकर के कहीं चला गया है। पंचनद में चंद्रगुप्त का कोई सहायक नहीं है, इसलिए जो है अब चंद्रगुप्त का कोई सहायक नहीं है, क्योंकि चाणक्य जो है चंद्रगुप्त से गुस्सा होकर कहीं चला गया है। तो कहता है सिकंदर से बड़ा साम्राज्य, उसे बड़ी विजय, कितना उज्जवल भविष्य है, बड़ी आसानी से विजय मिल जाएगी। कार्नेलिया कहती है हाँ पिताजी। सेलूकस कहता हाँ पिताजी, उल्लास की रेखा भी नहीं, खाली हाँ पिताजी कर दी। खुशियों की जो चमक होती है, जो रेखा होती है, वो तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल इतनी उदास होकर के तू बोल रही हो, तू पढ़ना छोड़ दे। मैं कहता हूँ कि तू दार्शनिक होती जा रही है, तू पढ़ाई छोड़, तू अब दार्शनिक बनती जा रही है। मैं ऐसी बात बता रहा हूँ, इसमें उल्लास होना चाहिए, हर्षोल्लास, और तुम्हारे चेहरे पर दिखाई नहीं दे रहा है, तू दार्शनिक होती जा रही है, ग्रीक रक्त। कार्नेलिया कहती है वही तो कह रही हूँ, आप ही तो कभी पढ़ने के लिए कहते हैं, कभी छोड़ने के लिए कहते हैं। सेलूकस कहता है तब ठीक है, मैं ही भूल कर रहा हूँ। और यहाँ जो है सेलूकस चला जाता है, प्रस्थान हो जाता है। और यहाँ से 8वां दृश्य स्टार्ट होता है। 8वें दृश्य को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास यहाँ पे हम लोग समाप्त करते हैं।